ड्रामे की शुरुआत किया से होती है, जो कि बैठ कर के सूखी ब्रेड खा रही होती है और बहुत प्यार से अपनी बेबी बम को टच कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि क्लीनर का काम करती है और वो उससे कहती है कि लिटिल म्यूट, क्या तुम्हारी सैलरी अभी तक नहीं आई है, जो कि तुम फिर से सूखी ब्रेड खा रही हो, ऊपर से ये खराब हो चुका है, इसका तुम्हारे बच्चे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब जैसा कि किया बोल नहीं सकती थी, इसीलिए वो उन्हें साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती है कि एक बच्चे को पालने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अगर मैं बचत नहीं करूंगी तो मैं इस बच्चे को जन्म कैसे दे पाऊंगी, वैसे अगर आपने मेरी मदद न की होती तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती। इस बात पर वो लेडी पूछती कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में कितनी कड़ी मेहनत कर रही हो, वैसे इस बच्चे का फादर कहाँ है। ये सुनकर के किया का फेस मायूसियत से भर जाता है। तभी वहाँ पर किन आती है, जो कि स्कूल की सबसे रिच और बुली गर्ल थी, और वो कहने लग जाती है कि इसे कैसे पता चल पाएगा अपने बच्चे के फादर का नाम, ना जाने कितने मर्दों के साथ में ये सोई होगी। इतना कह करके वो अपनी फ्रेंड से उसका ब्रेड छीनवा करके उसे खराब करवा देती है और कहती कि आज हमारे स्कूल में एक बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, खास करके कैंपस की साफ सफाई करनी होगी। वैसे हम लोगों ने सब कुछ साफ कर दिया है, लेकिन तुम्हारी जैसी गंदगी पीछे ही छूट गई है। तो किन कहती कि इसे मेरे पीछे लेकर के आओ, जिस पर वो लड़की उसे जबरदस्ती पकड़ करके बाथरूम तक ले जाती है, जहाँ वो सभी मिलकर के किया को बुली करने लगते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम तो शादी से पहले ही माँ बन गई हो, तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए समाज में कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर किया देखती कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो रही थी, इसीलिए वो किन के आके मदद की भीख मांगने लगती है, लेकिन किन उसकी एक बात नहीं सुनती है और कहती है कि इसे यहीं पर बंद कर दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी वजह से आज का मजा किरकिरा हो जाए, और वैसे भी ये बोल नहीं सकती इसीलिए चिल्ला भी नहीं पाएगी। इतना कहकर कि वो सभी उसे बाथरूम में लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर स्कूल के बाहर जिशिंग की एंट्री होती है, जो कि टोंगहाई कंपनी का प्रेसिडेंट है और इस सिटी का सबसे रिच और पावरफुल मैन है, जिसे देख करके सभी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। जहाँ स्कूल का प्रिंसिपल उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आपने हमारे स्कूल में कई बार चैरिटी की है, हमने अपने स्कूल की न्यूज में आपकी फोटो छपवाई है, आप तो हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट की नजरों में हीरो बन गए हैं। तो जीशिंग कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी सारी फोटोज रिमूव करवा दीजिए। इतना कहकर के वो आगे बढ़ जाता है। इधर किया बाथरूम में दर्द से तड़प रही होती है और सोचती कि शायद मैं और मेरा बेबी कल का सुबह नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर वो अपने हाथ से वो माला निकाल करके कहती कि आप जो भी कोई और कहीं भी है, प्लीज आकर के मुझे और अपने बच्चे को बचा लीजिए। इधर जीशिंग अपने आदमियों के साथ में उस बाथरूम के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे किया की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वो रुक जाता है और सोचता है कि रोने की आवाज मुझे इतनी परिचित क्यों लग रही है। यहाँ पर वो प्रिंसिपल से पूछता है कि बाथरूम में कौन बंद है। ये सुनकर कि वो प्रिंसिपल सोचता है कि किन ने उस म्यूट लड़की को बाथरूम में बंद कर रखा है, जिसका जिशिंग को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे स्कूल में एक भ्रष्ट स्टूडेंट भी रहती है, वरना हमारे स्कूल की बदनामी होगी, ऊपर से हमें डोनेशन भी नहीं देंगे। इसीलिए वो उससे कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये बाथरूम तो बहुत टाइम से बंद है। इधर किया के हाथ से वो माला टूट जाता है और उसका एक बीट जिशिंग के पैर के पास में आ रुकता है, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और फौरन से बाथरूम की तरफ भागता है। पर तब तक किया बेहोश हो जाती है और अब हमें यहाँ से 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर किया इस कंडीशन तक पहुंची कैसे। अब जैसा कि किया बोल नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी क्लासमेट किन उसे अपने ग्रुप के साथ में मिलकर के अक्सर बुली किया करती थी, पर एक दिन वो उसे एक पेपर बोर्ड पर लिख करके देती है कि उसके साथ में जो भी कोई चाहे एक रात बिता सकता है। ये देख करके किया कि शर्मिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो लोग उसे वहाँ से जाने नहीं देते हैं। जहाँ एक लड़का उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी हमारी बात काटने की, जिस पर किन कहती कि चुपचाप से इस कार्ड को लेकर के स्कूल के गेट पर खड़ी हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो किया कहती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, जिस पर वो लड़का कहता है कि लगता है कि तुम भूल गई हो कि मेरे फादर इस स्कूल के प्रिंसिपल है, मेरे एक बार शिकायत करने पर तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर के किया काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर स्कूल के गेट पर जिशिंग की कार आकर के रुकती है, जिसे देख करके सभी देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर किन फौरन से उस बोर्ड को किया के हाथ में देख करके उसे जिशिंग की तरफ ढकेल देती है, जिसे गिरने से पहले ही जिशिंग पकड़ लेता है, जिस पर जिशिंग का भाई यूचिन उससे कहता है कि लगता है कि तुम अंधी हो गई, जो कि आकर के मेरे ब्रदर से टकरा गई। और वो जिशिंग से कहता है कि ब्रदर तुमको इस लड़की की टच से एलर्जी नहीं हुई क्या, ये तो बड़ी अजीब बात है। इधर किन की फ्रेंड किन से कहती कि हमने सुना है कि मिस्टर जिशिंग को लड़कियों की टच से नफरत है, अगर किया उनके करीब चली गई तो आज उसकी शामत है। वहीं किया ना चाहते हुए भी उस बोर्ड को जिशिंग के सामने शो कर देती है, जिसे देख करके तो जिशिंग हैरान रह जाता है। पर यूचिन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने रेपुटेटेड स्कूल में इस तरीके की बेशर्म लड़कियां भी रहती हैं, जो कि खुलेआम सोने का ऑफर दे रही है, वो भी इस सिटी के सबसे पावरफुल मैन को। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो किया इशारे में कहती कि माफ करिएगा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं मजबूर थी। जिशिंग मुझसे पूछता है क्या तुम म्यूट हो, तो वो कहती है कि हाँ। तो जिशिंग कहता है क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है, तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। पर जिशिंग उसे यूचिन से पैसे दिलवाता है और उस बोर्ड को उठा करके उससे कहता है कि अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो यूचिन से कांटेक्ट करके उससे पैसे ले लेना, पर ऐसा काम कभी भी मत करना जिससे कि तुम्हारी इंसल्ट हो। इतना कह करके वो उस बोर्ड को फेंक करके वहाँ से चला जाता है। किया सोचती कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। तब तक किन पीछे से आकर के उसे पकड़ लेती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे अंदर मर्दों को सिड्यूस करने का कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। इतना कह करके वो उसके हाथ से पैसे छीन करके उसे ढकेल देती है, जहाँ किन और किन के फ्रेंड मिलकर के उसे बहुत बुरी तरीके से खूब मारते
पीटते हैं। अब ये सब होने के बाद में किया घर जाती है, जहाँ उसके अंकल आंटी और उनके फ्रेंड मिलकर के गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, जहाँ किया अपनी आंटी से कुछ पैसे मांगने लगती है ताकि वो अपने चोटों का इलाज करवा सके। ये सुनकर के उसकी आंटी काफी भड़क जाती है और उल्टा उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, जिस पर किया काफी मायूस हो जाती है। तभी उसकी आंटी की फ्रेंड उनके कान में कुछ कहती है। उनकी बात सुनकर के उसकी आंटी उसे फौरन से पैसे दे देती है और कहती है कि आंटी लियो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी। ये सुनकर के किया काफी खुश हो जाती है और उनके साथ में जाने लगती है, जहाँ लियो रास्ते में कहती है कि अब तुम 20 साल की हो गई, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, हम सब मिलकर के तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। ये सुनकर के किया शॉक रह जाती है और कहती है कि मैं खुद से हॉस्पिटल जा सकती हूँ, जिस पर लियो उसे पकड़ करके कहती है कि कहाँ जा रही हो, तुम्हारी आंटी ने अभी अभी मुझसे 1 लाख रुपए तुम्हारे बदले में लिए हैं। तो किया कहती कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो पागल है। इस बात पर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और जबरदस्ती उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। पर किया किसी तरीके से उनके हाथ पर बाइट करके वहाँ से भागने लगती है, जिस पर लियो के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। अब किया किसी तरीके से भागते हुए जीशिंग की कार तक पहुंच जाती है और बाहर खड़ी होकर के उससे मदद मांगने लगती है। यूचिन ड्राइवर से कहता है कि कार का ग्लास बंद कर दो, ये भिखारी तो पीछे ही पड़ गई है। तभी जीशिंग उसे पीछे की सीट से देखता है तो किया उसे देख करके उससे भी मदद मांगने लगती है। तो जीशिंग कहता है कि उसे कार के अंदर आने दो। तो यूजिन कहता है कि भाई कम से कम अपने स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखो, अगर ये लड़की कार के अंदर आई तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो जीशिंग कहता है कि ठीक है निकल जाओ यहाँ से। जिस पर यूजिन कहता है कि ये रही तुम्हारी एलर्जी की दवा, अगर इस लड़की के टच से तुम्हें एलर्जी हो जाए तो इसे खा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि दादी मुझे मार डाले। इतना कहकर कि वो कार से उतर जाता है और किया फौरन से अपनी जान बचा करके कार में बैठ जाती है, जिस पर कार चला जाता है। तभी यूजिन देखता है कि उसने जीशिंग को एलर्जी की दवा की जगह नशे की दवा दे दी है, पर तब तक तो कार आगे निकल चुकी थी। इधर जीशिंग किया की हालत को बहुत ध्यान से देखता है और उसे पानी पीने के लिए देता है, पर वो जैसे ही जीशिंग के हाथ से बोतल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती, उसका हाथ उसके हाथ से टच कर जाता है, जिस पर जीशिंग फौरन से यूजिन का दिया हुआ दवा खा लेता है। किया तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर अब इसे क्या हुआ। अब जीशिंग जैसे ही घर जाता है उस दवाई का असर उसके ऊपर होने लगता है और वो बहुत बुरी तरीके से बेचैन होने लगता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किया भागती हुई आती है और उसकी कंडीशन देख करके उसे चेक करने की कोशिश करने लगती है। इतने पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर किया अपना हाथ छुड़ा करके उससे कहती है मैं आपके असिस्टेंट से बात करती हूँ कि वो आपके लिए किसी लड़की का इंतजाम कर दे। पर जीशिंग उसकी बातों को पूरी तरीके से अनदेखा करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बात से किया काफी डर जाती है और पीछे हटने लगती है। ये देख कर कि वो काफी फ्रस्ट्रेट होकर के उससे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते कि वहाँ से भाग खड़ी होती है। इधर असिस्टेंट यूजिन से कॉल पर कह रहा होता है कि भला आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, अब तो बहस करना भी बेकार है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इतने पर वहाँ पर किया आती है और कहती है कि लगता है कि आप लोग को कोई गलत फहमी हो गई, मैं यहाँ पर खुद को सेल करने के लिए नहीं आई हूँ। जिस पर असिस्टेंट उससे कहता है कि देखो मिस्टर जीशिंग को नशा दिया गया है और तुम एकमात्र ऐसी लड़की हो जिनसे कि उन्हें एलर्जी नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें उन्हें सेव कर सकती। तो किया उससे पूछती कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो क्या होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि जीशिंग एक अच्छे इंसान है, उस आंटी के हाथों पीछे जाने से अच्छा है कि मैं जीशिंग के साथ ही सो जाऊं। और यही सोचकर कि वो वापस से जीशिंग के पास चली जाती है और खुद को जीशिंग के हवाले कर देती है। जिस पर होना गया था वो भी उसके ऊपर टूट पड़ता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में सब कुछ कर बैठते हैं। ये सब होने के बाद में जीशिंग उससे कहता है कि यूजिन ने एकदम सही कहा था कि तुम मेरे पास इसी मकसद से आई थी, पर मैं तुम्हारा मकसद कामयाब नहीं होने दूंगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने मेडिसिन दिया कब और कैसे दे दिया। तो किया उसे इशारे में समझाने की कोशिश करती कि मैंने आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया है और ना ही मैं यहाँ पर खुद को सेल करने के लिए आई थी, मैं तो बस आपकी जान बचाना चाहती थी। जिस पर जीशिंग मुझसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बोल सकती हो, और अगर तुम यहाँ पर खुद को सेल करने के लिए नहीं आए थे तो तुमने मुझे रिफ्यूज क्यों नहीं किया। इतना कहकर कि वो उसे अपने असिस्टेंट का बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि ये मेरे असिस्टेंट का बिजनेस कार्ड है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उससे ले लेना। इतना कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर के तो किया एकदम से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और जीशिंग के हाथ की टूटे हुए माला को उठाने लगती है। तभी वहाँ पर यूजिन आता है तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे भाई का माला मुझसे टूट गया है, क्या तुम उन्हें ये वापस कर सकते हो। तो वो कहता है कि अब मासूम बनने का नाटक बंद भी कर दो। तो किया उससे कहती है कि मुझे सब कोई गलत समझ रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यूजिन कहता है कि तुमने वैसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मुझे पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए। इतना कहकर कि वो उसके हाथ पर पैसे रख देता है जो कि गिर जाते हैं, जिसके बाद में वो उस बिजनेस कार्ड को उठा करके फाड़ देता है और कहता है कि मेरे भाई के सामने कभी भी दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर कि वो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तो किया बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर और भी ज्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो बोल ना पाने की वजह से किसी को कुछ भी समझा नहीं पा रही थी और सभी ने उसके साथ में बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया। कुछ देर के बाद में यूजिन जब होटल के बाहर पहुंचता है तो रिसेप्शन गर्ल उसे पैसे वापस करती है जो कि उसने किया को दिया था। पैसे देख कर यूजिन सोचता है कि लगता है कि मैंने उस लड़की को गलत समझ लिया। अब पूरे 1 महीने के बाद में क्लास के दौरान किया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से वो काफी परेशान हो जाती है। इतने पर तो उसके अंकल आंटी क्लास में चिल्लाते हुए इंटर कर जाते हैं, जो
जो कि उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के लिए उसे लेने के लिए आए थे, पर किया उनके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। इस बात पर उसके अंकल उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस करके पैसे कमाने के लिए बड़ा किया था, ना कि तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त करने के लिए। ये सब देख कर टीचर से रहा नहीं जाता है और वो कहते कि आखिर आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं जिससे कि अपने लड़की के फ्यूचर की चिंता तक नहीं है। लेकिन वो दोनों उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए किया को फोर्स करने लगते हैं, जिस पर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट गिर जाता है। ये देख कर तो वो दोनों शॉक रह जाते हैं और पूछते कि आखिर ये बच्चा किसका है, पर किया इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। ये देख कर तो वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और ना ही हमें इसके बदले कोई पैसे देगा। ये सब देख कर पूरी क्लास में भी खलबली मच जाती है और सभी किया को लेकर के बुरा भला कहने लगते हैं कि ये तो बिन ब्याही माँ बन गई, अब जैसा कि वो किसी काम की नहीं रही, इसीलिए उसके अंकल आंटी भी उसे छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर किया एकदम टूट करके रह जाती है क्योंकि वो एकदम अकेली पड़ चुकी थी, जिसके बाद में वो फौरन से टीचर के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करने लगती कि उसे स्कूल से ना निकालें, जिस पर टीचर कहने लग जाती कि मेरे हाथ में ये सब नहीं है, ऐसे तो स्कूल की बदनामी होगी। अगर तुम्हें नहीं पता है कि इस बच्चे का फादर कौन है तो पहले इसे जाकर के हटवा करके आओ, तभी मैं तुम्हें स्कूल के अंदर आने की परमिशन दूंगी। किया सोचती कि मेरे माता पिता तो पहले ही मर चुके हैं, मेरे पास बस एक बेबी है जो कि मेरा अपना है। वो टीचर से कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्या आप मुझे इस बेबी की जन्म तक छुट्टी दे सकती हैं? उसके जन्म के बाद में मैं फिर से स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। अब टीचर को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आती है, इसीलिए वो कहती कि ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं। ये सुनकर के किया काफी खुश हो जाती है और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जीशिंग बाथरूम में इंटर करता है और किया को देख करके पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और फौरन से उसे उठा करके बाहर लाता है, जिस पर प्रिंसिपल कहने लग जाते हैं कि ये एक बचलन लड़की है जो कि शादी से पहले ही माँ बन बैठी है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। इसी तो ये भी नहीं पता है कि इसके बच्चे का फादर कौन है। जीशिंग उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ किया को लेकर के वहाँ से चला जाता है और फौरन से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ यूजिन उसे बताता है कि छोटी लड़की पूरी तरीके से कमजोर है, ऊपर से इसे कई जगह गंभीर चोटें भी लगी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका मिसकैरेज होना तय है, इसीलिए इसकी अच्छी देखभाल करना बहुत जरूरी है। जीशिंग कहता है कि मैंने तो इसे कॉन्टेक्ट कार्ड दिया था, आखिर इसने मुझे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? तो यूजिन उसे बताता है क्योंकि मैंने उस कॉन्टेक्ट कार्ड को फाड़ दिया था। ये सुनकर के जीशिंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये भी उन्हीं लालची लड़कियों की तरह है जो कि तुम्हारे पैसों के पीछे भाग रही है, मैंने तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश की। पर अफसोस की बात तो ये है कि वो ऐसी लड़की नहीं थी। तो जीशिंग कहता है कि जब इसे पैसे नहीं चाहिए थे तो इसने मुझे नशा क्यों दिया? तो यूजिन कहता है कि वो भी मैंने ही दिया था। ये सुनकर के तो जीशिंग का खून ही खौल जाता है। तो यूजिन कहता है कि वो शीशी गलती से मुझसे चेंज हो गई थी, इसलिए ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। इस बात पर जीशिंग किया का वो मासूम सा फेस याद करने लगता है जब वो इशारे में उसे समझा रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया है, और यहाँ पर वो सोचता है कि इसका मतलब किया ने मुझे सिर्फ बचाने के लिए अपनी इज्जत दे दी। ये सोच करके उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है। कुछ देर के बाद में किया जब होश में आती है और वो जीशिंग को देख करके सोचती है कि आपने मुझे बचाया है। उसका एक्सप्रेशन देख करके जीशिंग समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, मतलब कि वो उसके मन की आवाज भी सुन लेता है, जबकि उसे इस बात पर शक था कि वो म्यूट होने का नाटक कर रही है। वो उससे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बचाया। यहाँ पर किया फिर से उस समय की बात को रिपीट करने लगती है और कहने लगती कि मैंने उस समय कुछ भी नहीं किया था, और फिर वो सोचती कि शायद वो मेरी बात को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर वो अपने मोबाइल पर लिख करके कहती कि ये हॉस्पिटल काफी महंगा लग रहा है और मेरे पास में इतने पैसे नहीं यहाँ का बिल भरने के लिए। तो यूजिन उससे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेट में फू परिवार का वारिस पल रहा है, इसीलिए फू फैमिली तुम्हारे साथ में कभी भी गंदा व्यवहार नहीं करेगी। जिसके बाद में जीशिंग यूजिन को अपने साथ लेकर के बाहर आता है और कहता है कि जिसने भी किया के साथ में ऐसा गंदा व्यवहार किया है उन कचरों से निपटने का जल्दी से जल्दी व्यवस्था करो। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब तक किया के पास में उसके अंकल और आंटी दोनों ही पहुंच जाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि तुम इतने महंगे हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, तुम्हारे पास में इतने पैसे कहाँ से आए? तो किया कहती कि मेरे पास में कोई भी पैसे नहीं है, यहाँ पर मुझे मेरे बच्चे के फादर लेकर के आए हैं। ये सुनकर के वो दोनों शॉक रह जाते हैं और जीशिंग के खिलाफ उसे भड़काने लगते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहने लग जाते हैं, पर किया उनकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि वो उसे ले जा करके बेच देंगे। इस बात पर किया के अंकल भड़क जाते हैं और यहाँ पर मारपीट तक बात पहुंच जाती है। ये सब देख करके नर्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे धक्का दे देते हैं। इस बात पर नर्स फौरन से भागती हुई जीशिंग के पास जाती है और उसे जाकर के सारी बात बता करके उसे अपने साथ लेकर के आती है, जहाँ जीशिंग उसके अंकल को किक मार करके किया से दूर करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी जो कि तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाया। इतना कहकर कि वो किया को फौरन से उठाता है और उसे चेक करने लगता है, जहाँ उसके अंकल कहने लग जाते कि अच्छा तो तुम वही इंसान हो जो कि मेरी भतीजी को प्रेग्नेंट करके भाग गए थे। तो जीशिंग कहता है कि तुम्हारे जैसे पेरेंट्स होने से अच्छा है कि किया अनाथ होती। तो अंकल कहते कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें किया चाहिए तो इसके बदले तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे हमें, वरना मैं इसे पीट पीट करके मार डालूंगा। इतना कहकर के वो हाथ उठा लेते हैं, जिस पर जीशिंग उनका हाथ पकड़ लेता है और अपने आदमी को बुला करके उन दोनों को उनके हवाले करके कहता है कि इन्हें ऐसी पनिशमेंट देना कि जो ये जिंदगी भर याद रखें।
जिसके बाद में वो किया के कान को बंद कर देता है ताकि उनकी चीखें उसे सुनाई न दे और उसके सामने नील डाउन होकर के उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पास्ट में बहुत सारे दुख सहे हैं, पर अब और नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फैमिली में ले चलूंगा जहाँ तुम्हें सिर्फ प्यार ही मिलेगा और तुम अपने सारे दुख भूल जाओगी। ये सुनकर के किया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर से एक बार उससे कहने लग जाती है कि मैंने आपको उस टाइम नशा नहीं दिया था, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो कि अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश करूँ। तो जीशेंग कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुमने ऐसा नहीं किया है, और सच बताओ तो लाइफ की तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मैंने कभी छुआ था। ये सुनकर के किया काफी इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर जीशेंग की मदर आती है और किया से पूछती कि अच्छा तो तुम वही लड़की हो जो कि फू परिवार के उत्तराधिकारी को अपने पेट में लेकर के घूम रही हो। उन्हें देख कर किया थोड़ी सी डर जाती है और सोचने लग जाती है कि मैंने सुना है कि अमीर परिवार की औरतें काफी निर्दयी होती हैं और वो मेरी जैसी गरीब लड़कियों के साथ में काफी ज्यादा सख्ती के साथ में पेश आती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी बेबी को नुकसान पहुंचाए। पर आंटी तो उसके साथ में बहुत प्यार से पेश आती हैं और उसे फू परिवार की बहू की तरह ट्रीट करती हैं। ये देखकर किया काफी खुश हो जाती है और उन्हें धन्यवाद करती है। तो वो कहती है कि धन्यवाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो हम अपने घर चलते हैं। जिसके बाद में वो जीशिंग से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहू को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें हर रोज इसके कपड़े धोने पड़ेंगे, इसकी हर मांग को पूरी करनी पड़ेगी और साथ ही इसके बहुत सारे पर्सनल काम भी उसमें शामिल होंगे। तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकते हो। ये सुनकर के जीशिंग कहता है कि ठीक है माँ, मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। उसे इस तरीके से हामी भरता हुआ देख करके तो यूचिन के पांव तले से जमीन निकल जाता है और वो सोचता है कि लगता है कि जीशिंग पागल हो गया है, आज तक उसने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है। लगता है कि जीशिंग इस लड़की से प्यार करने लगा है। जहाँ उसकी मदर कहती है कि चलो मैं घर चल रही हूँ, इसे तुम अपने साथ में लेकर के घर आओ। इतना कहकर कि वो वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद में जीशिंग उसे अपने घर लेकर के चला जाता है जहाँ बहुत सारी सर्वेंट्स उसका वेलकम करती हैं, जिन्हें देख करके वो काफी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर जीशिंग की मदर आती है और कहती है कि सारी सर्वेंट्स तुम्हारे लिए है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पेट में फू परिवार का वारिस है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो। उनकी बात सुनकर के किया को ऐसा फील होता है कि शायद इस बच्चे की वजह से उसे इतना लाड प्यार मिल रहा है और इस बच्चे के जन्म के बाद में उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना पड़ेगा। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तब तक जीशिंग उसके मन की बातों को सुन लेता है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाता है और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिर किया ऐसा क्यों सोच रही है। लगता है कि बचपन से उसे कभी भी प्यार नसीब नहीं हुआ है, इसीलिए वो सबके बारे में ऐसा ही सोचती है। इसीलिए वो हिचकिचाते हुए अपनी मदर से कहता है कि माँ, अपने बच्चे के बारे में तो बहुत कुछ सोच लिया है, किया के बारे में आपने कुछ सोचा भी है या नहीं। ये देख करके तो किया एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर जीशिंग को उसके मन की बात कैसे पता चल गई। जहाँ आंटी उसका हाथ पकड़ करके उसे बहुत प्यार से अपने साथ ले जाती है और सोफे पर बिठाती है, जिसके बाद में वो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जिसमें फू परिवार की होने वाली बहू को दिए जाने वाले सारी संपत्ति थे जो कि उन्होंने पहले से उसके नाम कर दिया था। और यहाँ पर वो किया को एक एक करके और भी सारी चीजें दिखाने लगती हैं जो कि उन्होंने किया के लिए चूज किया था। साथ ही वो उसे एक ब्लैक कार्ड भी देती हैं। अपने लिए इतनी प्यार और केयर देख कर किया काफी इमोशनल हो जाती है और फौरन से उन्हें गले से लगा लेती है। किया को इस तरीके से देख करके जीशिंग समझ जाता है कि किया इस समय क्या फील कर रही है। तभी वहाँ पर एक मेड मेडिसिन लेकर के आती है और आंटी से बताती है कि डॉक्टर ने किया के घाव पर इसे लगाने के लिए दिया है, जिस पर वो फौरन से उसके हाथ से वो मेडिसिन लेकर के जीशिंग के हाथ में दे देती है और कहती है कि अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी वाइफ के घाव पर मेडिसिन लगा देना। ये सुनकर के तो किया काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी। तो आंटी कहती है कि इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, अब से तुम्हारा हस्बैंड है और हस्बैंड वाइफ में कैसी शर्म है। ये सुनकर के किया कुछ कह नहीं पाती है और शांत हो जाती है। जिसके बाद में जीशिंग उसे बेडरूम में लेकर के जाता है और मेडिसिन लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर किया उसे रोक करके कहती है कि मैं खुद से कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तो जीशिंग कहता है कि आखिर इसमें अजीब लगने जैसा क्या है, हम दोनों पति पत्नी हैं और भविष्य में मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। अगर तुम्हें ऐसे ही परेशानी होती रहेगी तो आगे चल के मैं तुम्हारी केयर कैसे कर पाऊंगा। जिस पर किया कहती है कि फिर ठीक है, मैं मेड से मदद ले लूंगी। तो जीशिंग कहता है कि माँ ने सारे मेड्स को छुट्टी दे दी है क्योंकि वो चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे को समझ पाए, क्योंकि तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसीलिए मेरे अलावा तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। ये सुनकर के किया शांत हो जाती है। जिसके बाद में जीशिंग उसे मेडिसिन लगाना शुरू करता है। अब जीशिंग को इतने करीब पा करके और उसके टच से तो किया का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो काफी ज्यादा नर्वस होने लगती है और सोचती है कि सब मेरे साथ में क्या हो रहा है, और वो यहाँ पर घबरा करके खड़ी हो जाती है। ये देख करके जीशिंग भी हैरान हो जाता है, पर तब तक किया का पैर स्लिप कर जाता है और वो जीशिंग के ऊपर ही गिर जाती है। जीशिंग देखता है कि किया काफी ज्यादा घबराई हुई है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिस पर किया काफी ज्यादा एम्बेरेस होकर के खड़ी हो जाती है। तो जीशिंग उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गुड रेस्ट की जरूरत है। यहाँ पर किया सोचने लग जाती है क्या सच में मुझे अपनी पत्नी की तरह ट्रीट कर रहा है। अब उसके मन की बात जीशिंग सुन लेता है और वो सोचता है कि आखिर ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। यही सोच करके वो वहाँ से चला जाता है। किया भी काफी ज्यादा हैरान खड़ी होती है। इधर जीशिंग के पास में यूचिन आता है और बताता है कि भाभी को जिन स्टूडेंट ने बुली किया था उनका पता हमें मिल गया है। दूसरी तरफ आंटी किया को लेकर के हॉल में जाती है और बताती है कल हमारे यहाँ पार्टी है।
तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गाउन सेलेक्ट किए हैं, तुम्हें उनमें से एक पसंद कर लेना चाहिए। ये सुनकर के किया काफी परेशान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतनी बड़ी पार्टी में जाऊँ, ऊपर से मैं बोल भी नहीं सकती हूँ और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। अगर मैं उस पार्टी में जाऊंगी तो फू परिवार की इंसल्ट होगी। और यही सोच करके वो आंटी से कहती कि मेरा उस पार्टी में जाना सही नहीं है। तो आंटी कहती कि तुम हमारे परिवार की बहू हो, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुमसे बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो उसे गाउन सेलेक्ट करने के लिए कहती है। अब आंटी की बात मान करके किया उनमें से एक गाउन सेलेक्ट कर लेती है। अब अगले दिन पार्टी हॉल के बाहर हम किन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जहाँ उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तो काफी बड़ी पार्टी है, अगर तुम्हें इन्विटेशन ना मिला होता तो हम इस पार्टी में कभी भी नहीं आ पाते। जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने सुना है कि आज तक मिस्टर जीशिंग ने किसी भी लड़की को इन्वाइट नहीं किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं और जल्दी तुमसे शादी करने वाले हैं। अगर वो तुमसे शादी कर लेते हैं और तुम फू परिवार की बहू बन जाती हो तो हमें भी सपोर्ट करना, हमें भूलना मत। तो किन कहती कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी क्योंकि तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो। तभी वहाँ पर किया की एंट्री होती है, जिसे देख करके किन और उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब ये यहाँ पर कैसे पहुंच गई। किन उसके पास जाकर के कहती कि तुम इतनी बड़ी पार्टी में कैसे आ सकती हो, लगता है कि तुमने काफी लंबा हाथ मारा है। तो उसके फ्रेंड्स कहने लग जाते कि हमने सुना है कि जिस आदमी के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है वो मैरिड है, इसका मतलब कि उसकी मिस्ट्रेस बन गई है, जिसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं होती है। जहाँ किन उससे कहती कि अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। यहाँ पर वो सभी मिल करके उसे काफी ज्यादा धमकाने लगते हैं। इतना कम नहीं था कि वो सभी उसे पकड़ करके फिर से बुली करने जा ही रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर यूचिन आकर के किन को एक किक मार करके उससे दूर करता है और कहता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इस बात पर किन भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मुझे किक मारने की, लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो यूचिन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। इतना कह करके वो गार्ड को बुलाता है और कहता है कि इन तीनों को यहाँ से बाहर फेंक दो। तो गार्ड बताता है कि इनके पास VIP कार्ड है, इसीलिए हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जहाँ किन कहती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगी। जहाँ उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हें पता भी है कि ये जीशिंग की होने वाली वाइफ है, लगता है कि तुम्हारा जीने से मन भर चुका है। ये सुनकर के तो यूचिन भी काफी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इन तीनों को यहाँ पर स्पेशली बुलाया गया है, लगता है कि इनके मरने का दिन नजदीक आ गया है, इसीलिए वो यहाँ पर शांत हो जाता है और वो तीनों पार्टी हॉल में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में यूचिन किया से पूछता है कि भाभी आप ठीक तो है ना। तो किया कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से हैंडल कर लूंगी। तो यूचिन कहता है कि ठीक है, जिसके बाद में किया भी पार्टी हॉल में चली जाती है, जिसे देख करके लड़कियां आपस में बात करने लगती कि अभी प्रेग्नेंट लड़की कौन है जो कि फू परिवार की पार्टी में एंटर कर रही है। जाकिन उनकी बातों को काटते हुए कहती कि ये तो बस एक मिस्ट्रेस है जो कि एक शादीशुदा आदमी के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हो गई है, इसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जीशिंग की एंट्री होती है जो कि अपने राइट हैंड और साथ ही बॉडीगार्ड्स के साथ में पार्टी हॉल में एंटर करता है, जिसे देख करके सभी देखते ही रह जाते हैं। जाकिन इतराते हुए ड्रिंक लेकर के जीशिंग के सामने उसे सर्व करने के लिए चली जाती है। ये देख करके जीशिंग का राइट हैंड उसे किक मार करके गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर जीशिंग को लड़कियों की टच से एलर्जी है, फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी उनके करीब आने की। यहाँ पर जीशिंग बहुत कोल्डली तरीके से पूछता है कि विक्टर इस कारपेट की कीमत कितनी है जिसे अभी अभी किन ने खराब कर दिया है। तो विक्टर बताता है कि $4 मिलियन। ये सुनकर के किन कहती है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तो विक्टर कहता है कि फिर तुम्हारे फादर इसे भरेंगे। इतना कहकर के वो उसका अंगूठा उस पेपर पर लगवा लेता है। किन कहती है कि मिस्टर जीशिंग क्या आपने मुझे यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है, लेकिन जीशिंग उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ किया की तरफ बढ़ता है, जिसे देख करके लड़कियां आपस में बात करने लगती कि हमने सुना है कि जीशिंग को रेड कलर पहनने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है और जरा देखो तो इस लड़की को इसने खुद ही रेड कलर पहन रखा है, लगता है कि आज इसकी शामत है। ये सुनकर के वो जीशिंग का गुस्से वाला फेस देख कर किया काफी डर जाती है और पीछे हटने लगती है और टेबल से जाकर के टकरा जाती है, जिसकी वजह से टेबल पर रखा वॉच नीचे गिर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, जिसे देख करके किन कहने लग जाती कि इसने भी तो आपका वॉच तोड़ दिया है तो इसे भी अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर किया जीशिंग से माफी मांगने लगती है, जिस पर जीशिंग उसे अपने पास बुलाता है और उसके सामने नील डाउन होकर के उसकी चीक को टच करता है जहाँ की किन ने उसे मारा था और वो उससे पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। इस तरीके से एक लड़की को टच करता हुआ देख करके वहाँ पर खलबली मच जाती है कि जीशिंग को आखिर किया की टच से एलर्जी क्यों नहीं हो रही है। जीशिंग समझ जाता है कि ये सब किन ने किया है, इसीलिए वो अपने आदमियों से उसे पकड़वा करके ठीक उसी तरीके से थप्पड़ मरवाता है जिस तरीके से उसने किया को मारा था। और यहाँ पर वो किया को बहुत प्यार से ले जाकर के चेयर पर बैठाता है और वो किन से कहता है कि किया मेरी वाइफ है, अगर उसने एक वॉच तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये पूरा फू परिवार उसका है। ये सुनकर के तो किन को सदमा ही लग जाता है कि किया जीशिंग की वाइफ है। यहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुमने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठा करके बहुत बड़ी गलती की है, अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पर पहले तो उसके हाथ तो घायल करवा देता है और कहता है कि इसके पूरे परिवार को इस सिटी से बाहर फेंक दो और मेक श्योर करो कि इनकी कोई मदद न कर पाए। इतना कह करके वो उसे अपने आदमी से पकड़वा करके बाहर फेंकवा देता है, जिसके बाद में जीशिंग सबसे कहता है कि किया मेरी वाइफ है, जिस इज्जत की निगाहों
से आप लोग मुझे देखते हैं उसी इज्जत की निगाहों से मेरी वाइफ को भी देखना पड़ेगा, वरना मैं उसके साथ में भी वही करूंगा जो अभी भी मैंने किन के साथ में किया है। ये सुनकर के किन के बचे दो फ्रेंड फौरन से किया के पास आकर के उसके सामने स्वीट बनने लगते हैं। उनकी फेक स्वीटनेस देख करके किया भड़क जाती है और उन दोनों के द्वारा किए गए गंदे व्यवहारों के बारे में सबको बताने लगती है। पर यहाँ पर उन दोनों को लगता है कि शायद इसकी साइन लैंग्वेज को जीशेंग नहीं समझ पाएगा, लेकिन किया के मन की बात सुनकर के जीशेंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और यहाँ पर वो अपने आदमियों से उन दोनों के फादर की कंपनियों की जांच करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर इनके फादर की कंपनियों में किसी तरीके की गलत गतिविधियां नजर आए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जहाँ उन दोनों को भी घसीटते हुए बाहर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद जीशेंग उसके सामने बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये हिल्स क्यों पहने जबकि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर किया कहती कि मैं यहाँ पर कुछ भी पहन करके नहीं आ सकती थी क्योंकि इससे वो परिवार की इंसल्ट हो सकती थी। जिस पर जीशेंग उसके लिए फ्लैट जूती मंगवा करके उसे अपने हाथों से बहुत प्यार से पहनाता है और कहता है कि अब ये सच कोई भी नहीं बदल सकता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम चाहे कुछ भी पहन सकती हो। ये सुनकर के वो बहुत प्यार से मुस्कुरा देती है, जिसके बाद जीशेंग उसे बहुत प्यार से उठा करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। जहाँ घर जाने के बाद में जीशेंग की मदर कहती है कि जैसा कि तुमने पूरी पब्लिक के सामने इसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लिया है तो जल्दी से जाकर के मैरिज ब्यूरो से शादी भी कर लो। इतना कह करके वो उन दोनों को छोड़ करके उनके रूम से बाहर चली जाती है। जिसके बाद किया बेड पर बैठ करके सोच रही होती है क्या मुझे जीशेंग के साथ एक ही बेड पर सोना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जीशेंग आता है, जिसे देख करके किया सोचती कि जीशेंग का फिगर कितना अच्छा है। इतने पर जीशेंग उसके एकदम से करीब आ जाता है, जिसे देख करके किया के दिमाग में गलत चीजें चलने लगती हैं और वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है। इतने पर जीशेंग उसके बगल से एक पिलो उठाता है और कहता है कि प्रेग्नेंट लड़कियों को अच्छी तरीके से सोना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं सोफे पर सोने जा रहा हूँ। किया सोचती कि मैंने क्या क्या सोच लिया, तो जीशेंग मुझसे कहता है कि मैं उस टाइप का इंसान नहीं जो कि अपनी चाहत के चक्कर में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के कंफर्ट के बारे में भूल जाऊँ। वैसे एक बार बेबी हो जाने दो, फिर मैं वो सब कुछ करूंगा जो कि एक हस्बैंड करता है। इस बात पर किया का फेस एकदम लाल हो जाता है। अगली सुबह किया सोचती कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो अंकल आंटी के पास में है, अगर वो मुझे नहीं मिले तो मैं जीशेंग से शादी कैसे कर पाऊंगी। तभी उसके पास में उसकी आंटी की कॉल आती है जो कि खुलेआम पब्लिक प्लेस पर किया की बदनामी फैला रही होती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सब ना करूँ तो 5 मिनट लेकर के यहाँ पर पहुंच जाओ, वरना मैं आज में पूरी तरीके से बदनाम कर दूंगी। ये सुनकर के किया परेशान होकर के वहाँ पर पहुंचती है जहाँ उसकी आंटी तमाशा कर रही होती है, जहाँ उससे कहने लग जाती है कि तुम अपने अमीर आशिक के साथ में मिल करके अंकल को इतनी बुरी तरीके से पिटवा दी हो, अब तुम्हारे पास में पैसे भी नहीं उनका इलाज करवाने के लिए। ये सब सुनकर के पब्लिक भी उनकी बातों में आने लगती है। तभी वहाँ पर जीशेंग अपनी कार लेकर के आता है और सीधा अंकल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख करके अंकल स्टेचर पर से उठ करके फौरन से भाग खड़े होते हैं, जो कि अब तक बीमार पड़ने का नाटक कर रहे थे। अब उनकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जहाँ जीशेंग उन दोनों को काफी अच्छे से हैंडल करता है, जहाँ किया भी उन दोनों की सारी सच्चाई सबके सामने बताने लगती है अपनी साइन लैंग्वेज में, जिसे कि जीशेंग काफी अच्छे से ट्रांसलेट करता है। जिसके बाद वो अंकल के पास जाकर के कहता है कि तुमने पब्लिक में मेरी पत्नी की काफी ज्यादा इंसल्ट कर ली और उसके खिलाफ काफी गंदे शब्दों का उपयोग किया है। लगता है कि उस दिन की पिटाई काफी नहीं थी, चलो ठीक है तुम्हें पैसे चाहिए ना। इतना कह करके वो उनके ऊपर पैसों से भरा बैग उलट देता है, जिसे देख करके वो दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। जीशेंग कहता है कि चलो अब जल्दी से किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। तो आंटी कहती कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे 5 मिलियन और देने पड़ेंगे। ये सुनकर के जीशेंग अपने आदमी को ऑर्डर देता है, जहाँ असिस्टेंट कहता है कि जो इन्हें एक थप्पड़ मारेगा उन्हें $1000 मिलेगा, तो इस हिसाब से जितने थप्पड़ उतनी ज्यादा पैसे। ये सुनते ही सारी पब्लिक उन्हें पीटने के लिए टूट पड़ती है। अभी वो दोनों मार खाए रहे होते हैं, तभी असिस्टेंट किया के सारे डॉक्यूमेंट्स उसे घर से लेकर के आ जाता है, जिसमें ये किया के फादर की एक फाइल भी होती है, जिसे देख करके जीशेंग शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि ये तो वही इंसान है जिन्होंने मुझे अपना दिल दिया था। ये सुनकर के किया उस फाइल को देख करके कहती कि पर मेरे फादर की डेथ तो अटैक से हुई थी, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब इस बात से तो जीशेंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अंकल आंटी को पकड़वा करके अपने साथ ले जाता है और उनसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, जहाँ वो दोनों डर से सारी सच्चाई बताना शुरू करते कि 10 साल पहले हमारे ऊपर 1 मिलियन का कर्ज था, जिसके लिए वो कर्जदार किया के अंकल को मारने वाले थे। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया और किया के फादर की बीमा की फाइल लेकर के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जिसमें कि साफ लिखा हुआ था कि उनके मरने के बाद में बीमा के पैसे मिलने वाले थे। जहाँ वो डॉक्टर से कहते कि अगर आप इनका काम तमाम कर देंगे तो हम आपको भी पैसे देंगे। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस इंसान का दिल चाहिए, क्योंकि वो परिवार के इकलौते बेटे को इसकी जरूरत है। बीमा के सारे पैसे तुम रख लेना और मैं साबित कर दूंगा कि अटैक की वजह से इनका काम तमाम हो गया। और इस तरीके से वो दोनों मिलकर के इस प्लान को अंजाम देते हैं, जहाँ वो दोनों घर जाने के बाद में किया की मदर के पानी में कुछ मिला करके उन्हें भी पिला देते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो बीमा के पैसे उन्हें ही मिलते, इसलिए वो दोनों मिलकर के उन्हें भी निपटा देते हैं। और यहाँ पर वो दोनों ही साबित कर देते कि शौक लगने की वजह से वो चली गई। ये सब सुन करके तो किया को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो गुस्से से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर जीशेंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून ही इन्हें सजा देगी। इतना कहकर के वो उसे संभालते हुए अपने साथ लेकर के चला जाता है।
जिसके बाद में जीशंग किया को मैरिज ब्यूरो लेकर के जाता है और उसे शादी कर लेता है। किया भी सोचती कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे जीशंग जैसे इतने लविंग हस्बैंड मिलेंगे। अब शादी के बाद वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ किया उसे हमेशा उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। तो जीशंग कहता है कि इस तरीके से थैंक्स करने से काम नहीं चलेगा। तो किया उससे पूछती है कि फिर आप क्या चाहते हैं, क्या मैं आपके लिए टेस्टी सा खाना बनाऊं? तो जीशंग कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए और अभी तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो किया सोचती कि आखिर ये मुझसे चाहते क्या है। तो जीशंग कहता है कि मुझे किस चाहिए। ये सुनकर के किया एकदम से शॉक्ड रह जाती है और हिचकिचाते हुए आगे बढ़ करके अपने होठों को जीशंग की चीक पर प्रेस करती है। तो जीशंग कहता है कि ये क्या था, लगता है कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं सीखा है। ये सुनकर के किया उस रात वाली बात याद करने लगती है और ठीक उसी तरीके से जीशंग को टच करते हुए उसके चेस्ट तक पहुंचती है, जहाँ वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो किया उससे कहती कि उस रात आपने मेरे साथ में यही तो किया था। ये सुनकर के जीशंग का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे इस तरीके से छूने में और मेरे इस तरीके से छूने में अंतर है, क्योंकि मैं एक मैन हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर छुआ था। ये लड़की कितनी बददिमाग है। यहाँ पर उसके सामने नील डाउन हो जाता है और उसे बहुत प्यार से किस करता है। किया भी उसके किस के साथ में मेल्ट हो जाती है। जीशंग उससे कहता है कि इसे कहते हैं रियल किस, वैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। और इसी किस के दौरान वो उसे डायमंड की रिंग पहना देता है, जिसे देख करके किया हैरान रह जाती है। तो जीशंग उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने ये रिंग ले लिया था, लेकिन मैं अपने एलर्जी की वजह से पीछे हट गया। पर अब मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो कि तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। क्या तुम भी मुझे रिंग पहना सकती हो? जिस पर किया फौरन से उसे वो रिंग पहना देती है। ये देख करके जीशंग काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ से वो दिन आ जाता है जहाँ किया की डिलीवरी होती है, जहाँ जीशंग और उसकी फैमिली डिलीवरी रूम के बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर आकर के बताती कि बधाई हो, आपको बेटी हुई है। तभी किया को भी बाहर लाया जाता है, जिसे देख करके जीशंग उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो किया बोलने की कोशिश करती है और वो बोलने में कामयाब रह जाती है, जिसे देख करके जीशंग की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और उससे कहता है कि किया तुम तो बोल सकती हो। जहाँ आंटी के पंडित उन्हें बताते हैं कि बच्ची बहुत भाग्यशाली है, इसीलिए इसके पैदा होते किया की आवाज वापस लौट आई। जिसके बाद में उसकी सासू माँ उससे कहती कि अब सिर्फ तुम्हें अपना ख्याल रखना है, बच्ची की देखभाल हम सब मिल करके कर लेंगे। और फिर जीशंग तो है ही, जिस पर यूसुफ कहता है कि खुद का तो ख्याल रख नहीं पाता है, बच्चे का क्या ख्याल रखेगा। तो जीशंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। अब घर आने के बाद में किया की सासू माँ उसे एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करती है, क्योंकि किया ने उन्हें इतनी प्यारी सी पोती जो दी थी। और जीशंग के लिए एक बॉक्स होता है, जिसे देख करके तो जीशंग काफी खुश हो जाता है और उसे खुश होकर के ओपन करता है, जिसमें बेबीज को संभालने के लिए सीखने वाले बुक्स होते हैं। जिसे देख करके तो यूसुफ काफी हंसता है और जीशंग को खूब टीज करता है। जहाँ आंटी कहती कि जल्दी से एक अच्छा फादर और एक अच्छा पति बन जाओ, तो जीशंग भी स्माइल करता है। अब यहाँ से 3 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ किया भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और सोचती कि अब मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए। तभी वहाँ पर जीशंग आता है, तो किया उससे कहती कि आप चाहे तो मेरे बगल में सो सकते हैं। तो जीशंग उससे कहता है क्या मेरी वाइफ मुझे इन्वाइट कर रही है। ये सुनकर के किया काफी शर्मा जाती है और कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि आप मेरे पति हैं और बेड शेयर करना मेरा कर्तव्य है। तो जीशंग कहता है कि बेड शेयर करने का मतलब बहुत कुछ होता है। तो किया कहती कि आप एक बहुत ही शेमलेस इंसान है। तो जीशंग कहता है कि अब डिलीवरी हुई पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग्स है। इतना कह करके वो उसके बगल में बैठ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को टच करना है और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वैसे मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम स्कूल जाना चाहती हो और आगे की पढ़ाई करना चाहती हो। ये सुनकर किया खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। तो जीशंग कहता है कि ठीक है। अगले दिन जीशंग सुबह जल्दी उठ जाता है और रेडी होकर किया को बहुत प्यार से उठाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। जिसके बाद में किया स्कूल ज्वाइन कर लेती है। जहाँ वापस आते वक्त जीशंग उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। तो किया कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पर न्यू स्टूडेंट आकर के उसके खिलाफ फैलाए गए गलत अफवाहों के आधार पर उसे फिर से जज करने लगते हैं और उल्टी सीधी बातें करके उसे जलील करने लगते हैं। इतना कम नहीं था कि एक लड़की उसे गले से नेकलेस निकाल करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहाँ पर जीशंग की कार आती है, जिसे देख करके सभी लड़कियां शॉक्ड रह जाती हैं। जीशंग फौरन से किया के पास आकर के उसे उठाता है और किसी मैडमैन की तरह उसे चेक करने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। ये देख करके वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि मिस्टर जीशंग, ये आप कैसी लड़की के लिए अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, ये उस लायक नहीं है, एक बचलन लड़की है जो कि न जाने कितने मर्दों के साथ में सो चुकी है। उसकी बात सुनकर के जीशंग का गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो बताती है कि मैं चैन ग्रुप की बेटी हूँ। ये सुनकर के जीशंग उसे अपने आदमी से पकड़वा करके उसे अच्छे से सबक सिखवाता है, जहाँ वो उसके सामने घुटने टेक करके गिड़ाने लगती है और उसके सामने माफी मांगने लगती है। पर जीशंग उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे माफ नहीं करता है और उसके फादर की कंपनी को टारगेट बनाने के लिए कह करके किया को लेकर के वहाँ से चला जाता है। पर घर आकर के भी वो उसे फिर से चेक करने लगता है। तो किया कहती है कि जीशंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात पर जीशंग नाराज हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे लाइफ टाइम तक जीशंग ही कहती रहोगी। इतना कह करके वो उसे अपने गोद में खींच लेता है और कहता है कि मेरे दोस्त की वाइफ उसे हनी कहती है। ये सुनकर के मुझे बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है। इस बात पर किया उसे बहुत प्यार से हनी कहती है। ये सुनकर के जीशंग का दिल पिघल जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उनका बेबी रोने लगता है
और इनका रोमांटिक मोमेंट खराब कर देता है, जिस पर जीशिंग उठ करके बेबी के पास चला जाता है और बेचारा एक किस तक नहीं कर पाता है। तभी जीशिंग के मोबाइल पर एक लेडी की कॉल आती है जिसे किया रिसीव करती है और यहाँ पर वो कह रही होती कि अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ, तो अब मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर के किया फौरन से कॉल काट देती है और यहाँ पर उसके मन में इनसिक्योरिटी और जलन की भावना पैदा होने लगती है और वो जीशिंग का मोबाइल लेकर के उसके पास जाती है और कहती है कि शायद आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया था, इसीलिए आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। जिस पर जीशिंग अपना मोबाइल देख करके स्माइल करता है और उससे कहता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, तुम जा करके सो जाओ और मेरा वेट मत करना। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। ये देख करके तो किया की इनसिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तरह तरह की बातें सोचने लगती है, पर वो जीशिंग से डायरेक्टली पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती, जहाँ वो जीशिंग को बार बार मोबाइल पर बिजी पाती है और उसे इग्नोर करता हुआ पाती है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के वो नाराज होकर के रूम में बैठी होती है और जीशिंग से कहती कि अब से आपको यहाँ पर सोने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेले सोना चाहती हूँ। उसका बदला हुआ टोन देख करके वो उससे पूछता है कि क्या हुआ बच्चा, चलो जल्दी से अपने हबी को बताओ। जिस पर वो अपने मन में सोचती कि आखिर मैं उस कॉल वाली औरत के बारे में कैसे पूछूं कि आखिर वो कौन है, भला मैं कैसे पूछ सकती हूँ कि हमारी शादी एक दुर्घटना की वजह से हुई है, मेरा तो अधिकार भी नहीं है ये सब पूछने का। अब तो जीशिंग उसके मन की सारी बातें सुन लेता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुम उस औरत के बारे में पूछना चाहती हो जिसने कि उस दिन मुझे कॉल किया था। ये सुन करके तो वो हैरान रह जाती कि आखिर अब ये बात इसे कैसे पता चल गई। जहाँ जीशिंग उसे बताता है कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो मेरी आंटी का कॉल था। ये सुनकर के वो शॉक्ड रह जाती है और कहती कि इसका मतलब कि वो आपके लवर का कॉल नहीं था, मैं कितना डर गई थी। इतना कह करके वो उसके गोद में जाकर के बैठ जाती है। तो जीशिंग कहता है कि ऐसा कभी भी मत सोचना मेरे बारे में कि मैं अपनी इतनी प्यारी सी वाइफ को छोड़ करके किसी और औरत के बारे में सोचूंगा भी। यहाँ पर किया उसके सामने अपनी फीलिंग को जाहिर करती है कि वो उसे खोने से डरती है और इस बात से डरती है कि कहीं उसे उससे कोई छीन न ले, इसीलिए उसने ऐसा कुछ सोच लिया। तो जीशिंग कहता है कि मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम्हें जेलस फील हुआ, क्योंकि जहाँ पर प्यार है वहीं पर जेलस वाली फीलिंग आती है। वैसे सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ मेरी प्यारी सी जेलस लिटिल वाइफ। और मैं तुम्हें एक बात सच सच बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मन की सारी बातें सुन सकता हूँ, शायद इसलिए कि तुम्हारे फादर का दिल मेरे पास में है। ये सुनकर किया सोचती कि ओह गॉड, इसका मतलब कि शुरू से लेकर के अब तक इन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली है, ये कितना शर्मनाक है। जीशिंग आप एक नंबर 1 की पिग है। तो जीशिंग कहता है कि और तुम मिस्टर पिग की वाइफ हो। इतना कह करके वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। और अब हमें यहाँ से किया के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किया फाइनली ग्रेजुएट हो जाती है और जब वो हॉल एरिया में जाती है तो सभी स्टूडेंट उसे रोजेस देते हैं, जिसे देख करके वो काफी हैरान रह जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो जीशिंग को पियानो बजाता हुआ पाती है, जहाँ जीशिंग उससे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेला था, ऐसा लगता था कि शायद मैं अपनी परेशानी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फिर एक दिन तुम मेरी जिंदगी में आई और मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाल लिया और मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास दिलाया। तुम्हारी हर एक टच मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अब ये जिंदगी तुम्हारे बिना एकदम बेकार है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ में बिताने के लिए तैयार हो? जिस पर किया कहती कि आपके जैसा पति मिलना बहुत किस्मत की बात है और मुझे तो मेरी किस्मत से कहीं ज्यादा मिला है। और यहाँ पर वो उसे गले से लगा करके कहती कि मिस्टर जीशिंग, मैं आपको अपने पल्लू में बांध करके रखूंगी, क्योंकि मैं अपनी चीज किसी को भी देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कंजूस हूँ। तो जीशिंग कहता है कि मैं खुद ही अपनी पत्नी को बहुत प्यार से पकड़ करके रखूंगा और उसे मुझे छोड़ने का मौका ही नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो दोनों साइन लैंग्वेज में अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी प्यारी सी मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।